हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं गुरुकुल फ्यूचर मेकर और मेरा नाम है अक्षय कुमार शर्मा। और पॉलिटी के इस सफ़र में आज हम एक बार फिर जुड़ते हैं। क्लास 17 हम पढ़ चुके हैं और आज 18वीं क्लास है, 18वां सेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि 4 अनुसूचियाँ 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं ये मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1976। सही क्वेश्चन आपको जवाब देना है। और यदि आपने पिछली क्लासें नहीं ली हैं तो आप पिछली क्लासें ले सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें पॉज करके। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिकता के बारे में क्या बातें हुई हैं, सारा कुछ एक क्लास में आपको बताया जाएगा। नागरिकता में संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं, प्लस नागरिकता भारत में कितने प्रकार के लोग होते हैं, नागरिक के अलावा और कौन कौन से लोग रह रहे हैं, ठीक है। आपका PIO और आपका जो है OCI जो कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उन कार्डों के बारे में आपको पढ़ाना है। और नई कार्ड प्रणाली क्या लागू की गई है वो आपको बताना। सारी जानकारी, CAA क्या है, नागरिकता से जुड़ा हुआ, उन सारे मुद्दों पर आज एक क्लास में आप समझ जाएंगे। सिर्फ आपको ये क्लास लेनी है, फिर नागरिकता से जुड़ा कोई भी मुद्दा आपका नहीं बचेगा, चाहे वो करंट का है चाहे बाद का है। अब देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने राज्यों के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार रिवाइज करा दूं, राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1956 1 नवंबर 1956 में कितने स्टेट थे, 14 स्टेट थे और 14 UT थी, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 तक इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 28 स्टेट और 9 क्या हो गई थी, UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। पहले स्टेट कितने थे, 14। वो सफर मैंने तय कराया था। लेकिन अभी आपको एक बात और ऐड करनी है, 26 जनवरी अगर 2020 की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं हमारे पास स्टेट कितने हैं। तो स्टेट तो 28 हैं, लेकिन अगर बात करें UT की तो UT की संख्या 8 हो गई है। ये ध्यान रखना, आप 9 नहीं है, कितनी हो गई है, 8। तो 2019 तक का सफर था। यदि बात करें 2020 में तो आपको बताएं UT 8 हो गई हैं। जो दमन और दीव था, दमन और दीव, इसके साथ ऐड कर दिया गया है दादरा नागर हवेली। ये दो पहले अलग अलग UT हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होंगे, ये 26 जनवरी 2020 के बाद में एक ही होंगे। इनकी राजधानी क्या कर दी गई है, दमन। तो इस बात को आपको ऐड कर लेना है और बात को, ठीक है। ये पिछली क्लास से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, नागरिकता की। तो बात करते हैं नागरिकता की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करेंगे नागरिकता की, भाग 2, संविधान का भाग 2, सिटीजनशिप, नागरिकता। और देखिए, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता से जुड़े हुए हर मुद्दे की, हर पहलू की, चाहे वो करंट की बात है या पुरानी बात है, ठीक है। नागरिकता से जुड़ा हर मुद्दा आज इस क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे सारी की सारी बातें आपको आज की क्लास में बता दी जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग 2। भाग 1 हमने पिछली क्लास जो क्लास 17 थी उसमें कंप्लीट हमने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान में वर्णन किया गया है किससे रिलेवेंट भाई, नागरिकता से। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे एक एक्ट आया था नागरिकता संबंधी, जिसको हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही ये प्रावधान है कि कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से आपसे नागरिकता छीनी या समाप्त की जा सकती है आपकी। उसमें 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता छीनी जाती है। तो उसकी हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसकी सारी बात आपको पढ़ा दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में बहुत समझना जरूरी है, फिर पॉलिटी का इस पर मुद्दा शुरू हो जाएगा हमारा। तो आर्टिकल 5, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे भारत में हैं, भारत में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है भारत में सिर्फ भारत के नागरिक ही रह रहे हैं, भारत में नागरिक के अलावा भी कई लोग रह रहे हैं। वो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं, एक तो आपके नागरिक, एक तो हो गए जो भारतीय नागरिक होते हैं वो, ठीक है। और एक आपके होते हैं शरणार्थी, एक होते हैं आपके विदेशी,
ठीक है। एक आपके नागरिक हो गए, एक शरणार्थी हो गए और एक आपके विदेशी हो गए, ठीक है, क्लियर। और आपके चौथे होते हैं, तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे आप नागरिक हो गए, शरणार्थी हो गए, विदेशी, एक होते हैं राज्य विहीन। ये 4 प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन। नागरिक, जिनको भारत में रहने का बाकायदा लाइसेंस है, जिनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं और वो संवैधानिक रूप से भारत के नागरिक हैं। वो सारी अब जो मतलब होते हैं प्रणाली, उनको सबको पूरा करते हैं, शर्तें होती हैं उनको पूरा करते हैं। नंबर 2 शरणार्थी। यदि कोई किसी दूसरे देश से आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या ले लिए, भारत में शरण ले ली है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं शरणार्थी। तीसरे लोग विदेशी, जो वीजे पर आते हैं, भारत में व्यापार कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं बाहर से, वो भारत के नागरिक नहीं है, नागरिक किसी और देश के, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हुए हैं व्यापार के माध्यम से, घूमने के माध्यम से, तो वो सबके कहलाते हैं विदेशी। चौथे ऐसे वो लोग होते हैं जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती, वो किसी देश की नागरिकता है नहीं और भारत में जीवन वो रह रहे हैं एक लिमिटेड समय के लिए, ठीक है, तो वो कहलाते हैं राज्यविहीन लोग। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन से होते हैं, नागरिक। तो आपको समझ में आ गई भारत में कितने प्रकार के लोग होते हैं, तो हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। पहले सबसे पहले नागरिक की बात करेंगे। नागरिक कौन है, जिसको नागरिकता देती है भारतीय संविधान के तहत, जिसको नागरिकता प्राप्त होती है, वही क्या कहलाता है, भारत का नागरिक। अब नागरिकता कैसे प्राप्त होती है वही हमको पढ़ना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो संविधान के भाग 5 में इसका क्या किया हुआ, वर्णन किया हुआ। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। पहला अनुच्छेद 5 कहता है डोमिसाइल के आधार पर, अधिवास के आधार पर। इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं आपके। सबसे पहले, या तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ, भारत में। यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो फिर आप क्या है, आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सेकंड बात, अब इसके पीछे सारी बातें क्लियर होंगी। अभी जब हम नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर करा दिए जाएंगे, क्या क्या मतभेद हैं। भारत में जन्म हुआ तो वो किसी अन्य नागरिक का बच्चा तो नहीं है, अन्य देश के नागरिक या फिर शत्रु देश के नागरिक का बच्चा तो नहीं है, वो सब डिस्कशन होगा। सेकंड ये कहता है कि व्यक्ति के माता या पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी वो क्या कर सकता है, उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। थर्ड टॉपिक है, या फिर 26 जनवरी 1950 जब से हमारा संविधान लागू हुआ उससे वो 5 साल पहले से यदि रह रहा है भारत में, ठीक है, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। किसके आधार पर, अधिवास के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 5। यदि आपसे पूछा जाए कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको किस आर्टिकल के तहत नागरिकता दी जाएगी, तो आप ऑप्शन में क्या लाएंगे, अनुच्छेद 5। किसी व्यक्ति के माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उसको किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 5 के तहत, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब सेकंड सबसे इंपोर्टेंट आप ध्यान देंगे, अनुच्छेद 6 क्या है आपका। तो देखना जो अनुच्छेद 6 है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं मैपिंग थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ भारत का, ठीक है। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान। तो हुआ क्या, जब 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन हुआ। ये पाकिस्तान, ये भारत, और ये भी पाकिस्तान था पहले यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मसला क्या था कि जो लोग पाकिस्तान, अब विभाजन हुआ और वो बंदा इस पाकिस्तान के क्षेत्र में रहता है और उसकी इच्छा है कि वो पाकिस्तान नहीं, वो कहाँ रहना चाहता है, भारत के साथ रहना चाहता है। तो वो माइग्रेट मतलब प्रवचन, वो यहाँ से कहाँ पे आ गया, भारत में आ गया। तो जो पाकिस्तान से भारत में आए उनको नागरिकता दी जाएगी किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 6 के तहत। बातें क्लियर हुई, सीधी सरल भाषा में। जो पाकिस्तान के भाग, उनका मकान कहाँ गया, पाकिस्तान वाले भाग में, लेकिन वो रहना किसके साथ चाहते हैं, भारत के साथ। तो वो माइग्रेट करके पाकिस्तान से कहाँ पे आए, भारत में आए, ठीक है। तो उनको आर्टिकल 6 के तहत क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी शर्त हैं, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई पाकिस्तान में बाहर से, इंग्लैंड से आ गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान से फिर भारत में आ रहा है, नहीं। वह व्यक्ति होना चाहिए जिसके माता या पिता का जन्म, यानी कि जो रहने वाला हो वो अविभाजित भारत में हो, यानी कि इसी वाले हिस्से में हो। ऐसा नहीं है कहीं और से पाकिस्तान में आ गया और फिर उसको भारत में, नहीं, वो अविभाजित भारत, जब ये पूरा भारत हुआ करता था तब इस वाले भाग में जन्म लिया हो उसने, और उसका मकान पाक विभाजन के तहत, भारत पाक विभाजन के तहत पाकिस्तान में आ गया हो, और अब वो यदि भारत में आना चाहता है तो उसको अनुच्छेद 6 के तहत क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन
ये पहली कंडीशन क्या हो गई कि उसका जन्म अविभाजित, या तो उसके माता पिता का या उसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, पहली बात, ठीक है। अब सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त ये रहेगी कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वो भारत आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड, यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने तक भारत में क्या करना पड़ेगा, पहले निवास करना पड़ेगा, तब वो आवेदन करेगा नागरिकता के लिए। तो आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 आपको समझ में आया। प्रवर्जन के आधार पर नागरिकता किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि जो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान में रह गए थे लोग, वो पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 6 के तहत, बशर्ते 19 जुलाई 1948 से यदि वो पहले आ गए हैं तो उनको डायरेक्ट नागरिकता मिलेगी, और 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं तो 6 महीने तक उनको क्या करना पड़ेगा, वेट। अब आप कह रहे हो कि सर 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ, तो ध्यान रहेंगे 19 जुलाई 1948 को पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली रिसेटलमेंट परमिट सिस्टम लागू हो गया था, और फिर अगर कोई व्यक्ति आता है तो इसके तहत उसको क्या करना पड़ेगा, 6 माह तक पहले निवास करना पड़ेगा, कहाँ पर भाई, भारत में। तो आशा करता हूँ आपको अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 क्लियर हो गए होंगे। अनुच्छेद 5 में आपका भारत में जन्म हुआ हो, आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर 26 जनवरी 1950 से 5 साल पूर्व आप भारत में रह रहे हो, तब आपको नागरिकता आर्टिकल 5 के तहत है। और यदि आप पाकिस्तान से भारत आए हैं तब आपको अनुच्छेद 6 के तहत क्या दी जाएगी, नागरिकता। क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, और यदि किसी को कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में वो इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की। इसको पॉज करके आप नोट कर लें। देखिए आर्टिकल 7, अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। मसला क्या है कि पुनः प्रवर्जन के आधार पर, अब अगर पूछे कि प्रवर्जन के आधार पर नागरिकता किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 6 में। अभी हमने पढ़ा प्रवर्जन का मतलब कि पाकिस्तान से वहाँ पर, मतलब जो प्रवर्जन करके आए, जो वहाँ से माइग्रेट करके आए लोग पाकिस्तान से भारत, उन लोगों को नागरिकता का प्रावधान। प्रवर्जन जैसे ही आएगा अनुच्छेद 6 आप लगाओगे। लेकिन आर्टिकल 7 में पुनः प्रवर्जन का केस है, ठीक है। तो इसके बारे में समझने के लिए आप थोड़ा इधर फिगर्स बनाता हूँ, उससे आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे भाई। देखिए मसला क्या था, देखिए सबने कोशिश करा है, यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान है और ये इंडिया है, और ये वाला पोर्शन भी पहले क्या था, पाकिस्तान, लेकिन अब ये क्या हो गया, बांग्लादेश। तो समझने की कोशिश करें, अब क्या हुआ जब भारत पाक विभाजन हुआ तो एक व्यक्ति जो यहाँ पर रहता था, भारत में था, लेकिन उसको लगा कि मैं पाकिस्तान में बेटर महसूस करूंगा, तो वो यहाँ से कहाँ चला गया, पाकिस्तान। आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, ठीक है, जो चाहे जिस व्यक्ति उस भाग में जा सकता है, तो यहाँ पर आके रहने लगा वो। लेकिन जब यहाँ पर उसने कुछ समय बिताए, 5-6 महीने, तब उसको क्या लगा कि यहाँ तो मैं आतंकवादियों में आ गया, ये तो बहुत बुरी कंट्री है। उसको महसूस हो गया 5-6 महीने में कि यहाँ पर सैन्य शासन चलेगा और सब मेरा बवाल हो जाएगा। तो फिर उसको भारत की याद आई, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए वाला टाइप। अब ये व्यक्ति पुनः भारत आना चाहता है। आर्टिकल 6 में जो यहाँ पर रह रहा था व्यक्ति, फाइनली वो यदि आता है यहाँ पे, तो उसके लिए आर्टिकल 6 में प्रावधान है उसको नागरिकता देने का। लेकिन एक व्यक्ति जो यहाँ से पाकिस्तान गया और फिर भारत आना चाहता है, तो इसको बोलते हैं पुनः प्रवर्जन। एक बार प्रवर्जन यहाँ पर किया इसने, भारत से पाकिस्तान, और दोबारा पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता क्या है, आर्टिकल 7। तब उसको अनुच्छेद 7 के तहत क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वो माइग्रेट करा होना चाहिए किसके बाद, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 1 मार्च 1947 के भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ है। पहले से अगर पाकिस्तान में रह रहा तो वो वहीं का, तो फिर आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 काम करेगा। लेकिन जब से ये बात चर्चा चलने लगी मार्च 1947 से कि भारत पाक विभाजन होगा, और तब वो चला गया और फिर आना चाहता है वो, ठीक है। अगर वो पहले से रह रहा है, जैसे वो 1935 में चला गया पाकिस्तान और अब वो आना चाह रहा है, तो उसके लिए रास्ता आर्टिकल 6 ही है। लेकिन जब से भारत पाक विभाजन की चर्चा हुई, भारत पाक विभाजन हुआ 3 जून को, उसके बाद गया वो और फिर आना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए रास्ता होगा अनुच्छेद 7।
क्लियर हो गई। जो पाकिस्तान में रह रहा था वो भारत आना चाहता है, ठीक है, और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो अनुच्छेद 6 के तहत, लेकिन भारत का था, पाकिस्तान चला गया और फिर भारत आना चाहता है तो उसको आर्टिकल 7 पुनः प्रवर्जन के आधार पर उसको क्या दी जाएगी, नागरिकता। लेकिन ये प्रणाली 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ही लागू रहेगी, ठीक है। इसके बाद यदि कोई पाकिस्तान से आना चाहेगा तो उसके लिए ये वाली प्रणाली फिर क्या हो जाएगी, समाप्त। फिर उसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो था उसके तहत जो प्रावधान है किसी विदेश व्यक्ति के लिए जो अन्य देश के व्यक्ति हमारे लेना चाहता है उसके आधार पर होगा। ये जो प्रणाली थी ये 1 मार्च 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ही क्या रही, लागू। क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो अब आर्टिकल अनुच्छेद 7 पुनः प्रवर्जन के आधार पर पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, रटने से बेहतर है इसको समझ लें, ठीक है। पुनः प्रवर्जन के आधार पर जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से कहाँ पे आए, भारत, ठीक है। तो ऐसे लोगों को नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी जाएगी। आशा करता हूँ सारी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की, ठीक है। पॉज करके आप ये सारा नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए अब बात करते हैं शेष आर्टिकल की। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की चर्चा करनी थी और हम चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 6 की और आर्टिकल 7 की। अब देखिए शेष आर्टिकल्स क्या कहते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है भारतीय मूल के वैसे लोग जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं या भारत के बाहर रह रहे हैं। इनसे क्या मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति था, ठीक है, समझने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति था जिसका जन्म कहाँ पे हुआ, भारत में, ठीक है, लेकिन वो भारत से माइग्रेट करके कहीं और चला गया और किसी देश में चला गया, मान लो अमेरिका में चला गया, क्लियर, और यहाँ पर चला गया और यहाँ की इसने नागरिकता ले ली और यहीं पर रहने लगा, ठीक है। तो यहाँ की भारत की नागरिकता समाप्त हो गई इसकी, जैसे इसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करी और यहाँ पर निवास कर रहा है। अब जो ये व्यक्ति कहलाएगा ये भारतीय मूल का कहलाएगा, ठीक है। नागरिकता इसको कहाँ की मिल गई, यूएसए की, लेकिन राष्ट्रीयता इसके पास कहाँ की है, जहाँ पर इसका जन्म हुआ है, कहाँ की, भारत की। हमेशा ध्यान रखना, नागरिकता चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी राष्ट्रीयता चेंज नहीं कर सकते। 2 वर्ड हैं, इनको समझ लें अच्छी तरीके से, नागरिकता और एक वर्ड होता है राष्ट्रीयता, ठीक है। जहाँ आपका जन्म होता है आपकी राष्ट्रीयता वहाँ की मिलती है, समझ रहे हैं आप। तो अब ऐसे थोड़ी ना जन्म हो गया तो किसी दूसरी जगह और जन्म हो जाएगा, नहीं, जन्म तो एक बार होता है। तो राष्ट्रीयता कभी भी चेंज नहीं कर सकते, नागरिकता आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ की छोड़ के आपको अमेरिका की मिल जाए, आपको रूस की मिल जाए, आपको फ्रांस की मिल जाए, ठीक है, लेकिन अगर भारत में जन्म हुआ है तो आपकी राष्ट्रीयता कहाँ की रहेगी, भारत की, आप भारतीय मूल के कहलाएंगे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति यूएसए चला गया, ठीक है, अब इसकी जो संतान है, इसकी संतान भारतीय मूल की कहलाई, क्यों, इसके माता पिता का जन्म कहाँ पे हुआ, भारत का, या फिर ये भी कहाँ कहलाएगा, भारतीय मूल का। अब ये यदि भारत में आना चाहता है दोबारा तो इसके लिए द्वार कहाँ, कौन सा खुला हुआ है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 के तहत ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो व्यक्ति भारतीय मूल के हैं लेकिन फिलहाल में उन्हें किसी और देश की नागरिकता मिली हुई है और वो और कहीं रह रहे हैं, ठीक है। अगर वो वापस आना भारतीय मूल कौन कहलाता है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, वो भारतीय मूल को कहलाता है, क्लियर है। और ऐसे व्यक्ति बाहर किसी कंट्री में रह रहा है, वहाँ डेवलप विकास कर रहा है, निवास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसको किसी दूसरे देश की नागरिकता मिली हुई है और वो भारत आना चाहता है तो आर्टिकल 8 के तहत उसका प्रावधान है, ठीक है। और बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नागरिकता अधिनियम 1955, तो वहाँ पर क्लियर करा जाएगा किन देशों को उसमें बाहर रखा गया है, क्या सारी बातें हैं, क्या मसला है, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि एक व्यक्ति भारत में जन्म हुआ लेकिन फिलहाल वो अमेरिका की उसको नागरिकता मिली और वो भारत आना चाहता है इस समय, या फ्रांस में कहीं भी नागरिकता मिली हुई है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 8 के तहत उसको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। जैसा कि मैंने बताया अभी कि कोई व्यक्ति भारत से कहाँ चला गया, अमेरिका, और वहाँ की अमेरिका की उसको क्या मिल गई, नागरिकता, और जैसे ही उसने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करी तुरंत उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त। ये प्रावधान कौन उपलब्ध कराता है, अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 9 ये प्रावधान कराता है कि यदि आप किसी अन्य विदेशी राज्य, अन्य देश की नागरिकता आप प्राप्त करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी समय क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा ही कि एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल
10 अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के जो आपके अधिकार है, एक नागरिक को जो भारत में अधिकार दिए गए हैं उनको आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो निरंतर बने रहेंगे जब तक उन अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जाता। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तब तक उन अधिकारों से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता जो नागरिक के लिए प्रावधान किए गए हैं संविधान में, ठीक है। जब तक उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक उनसे आपको कोई वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, वो अधिकार आपके निरंतर बने रहेंगे जब तक उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। क्लियर है सारी बातें? अब बात करते हैं हम आर्टिकल 11 की, ठीक है। जैसे वोट डालने का अधिकार किसको है? नागरिक को है। तो आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि एक नागरिक का अधिकार है ये, ठीक है। और ये संविधान में वर्णन है इसका, उसको वोट डालने का अधिकार है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। या वहाँ के नागरिक का, आप नागरिक नहीं हो तब वोट डाल रहे हो, आपको तुरंत रोक लिया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 10 सिर्फ किसके नहीं बोलता है? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, जो नागरिक को अधिकार दिए गए उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 11 ये कहता है संसद द्वारा नागरिकता संबंधी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का काम किसको दिया गया है? संसद को। जैसे अभी आपने देखा चर्चा में रहा था CAA, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि मैंने वादा किया है कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, नागरिकता से जुड़ा हुआ इसी क्लास में सारा कुछ समाप्त करेंगे, एक क्लास और नागरिकता क्लियर, ठीक है। संविधान की भी और पॉलिटी से जुड़े हुए उसके मसले भी सारे समझ लेंगे। तो ये CAA नागरिकता जो एक्ट आया था उसमें बदलाव किया गया कि नागरिकता में ये प्रावधान होने चाहिए। तो नागरिकता को लेकर कोई भी, ठीक है, कोई भी बात चेंज करनी हो या कोई नया कानून लाना हो, इस सारी की सारी पावर किसको दी गई है? संसद को दी गई है। जैसे कि आपने देखा भी CAA कानून आया नागरिकता संबंधी, तो संसद द्वारा ही तो पास हुआ है वो, ठीक है। तो संसद को पावर है, वो बदलाव कर सकती है नियम, ठीक है। उसको पावर है कि वो कोई भी नियम नया बना सकती है, पुराना नियम कोई भी समाप्त कर सकती है। नागरिकता प्राप्त करने संबंधी जो नियम है उनमें बदलाव कर सकती है। नागरिकता छीनने संबंधी जो अधिकार हैं उनमें भी क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। संसद को आर्टिकल 11 के तहत ये पावर दी गई है। अभी आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में CAA आया है, संसद ने नागरिकता संबंधी कानून में बदलाव किया है, तो ये पावर संसद को कौन सा आर्टिकल देता है? तो बताएंगे आर्टिकल 11 के तहत। यह जो संशोधन किया गया है ये शक्ति प्राप्त होती है संसद को आर्टिकल 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। आशा करता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 11 सभी समझ में आओगे। रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 5 अधिवास के आधार पर नागरिकता, जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर 26 जनवरी 1950 से पहले से वो 5 साल क्या रह रहा हो भारत में, तो आर्टिकल 5 के तहत। पाकिस्तान से भारत आया हो उस समय, तो नागरिकता आपको आर्टिकल 6 के तहत, पहले भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, और फिर भारत आया और फिर नागरिकता चाहता है, तो अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद तो 6 और 7 का अब मसला खत्म हो गया, ये उस समय के लिए था, ठीक है। और आपको बताएं यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है लेकिन किसी अन्य देश में रह रहा है, उसकी नागरिकता, लेकिन अब उसको भारत की याद आई, भारत में आना चाहता है, तो दरवाजा खुला हुआ है अनुच्छेद 8 के तहत, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। आपको जो नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान में वो निरंतर बने रहेंगे, उनको आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक उनमें बदलाव न किया जाए। ये प्रावधान है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद कोई भी कानून में बदलाव कर सकती है, नागरिकता संबंधी नए कानून बना सकती है या पुराने खत्म कर सकती है। किसको पावर है? संसद को। तो ये बात हुई भाग 1 की और उसके अनुच्छेद की। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभी CAA एक्ट आया वो संविधान में संशोधन नहीं किया गया है, वो एक्ट में संशोधन किया गया। आपसे पूछा जाएगा क्या वो साधारण विधेयक था? हाँ बिल्कुल, साधारण विधेयक के तहत ही उसमें संशोधन किया है। क्यों? क्योंकि वो संविधान संशोधन नहीं है, वो एक एक्ट में संशोधन है। जो नागरिकता संबंधी एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था 1955 CAA, उसमें संशोधन करता है, संविधान में संशोधन नहीं करता है। क्लियर है? ठीक, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। क्लियर? इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है एक्ट ये, ठीक है। ये एक्ट संविधान लागू होने के 5 साल बाद लाया गया और इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया कि आपको भारत की नागरिकता कितने प्रकार से दी जाएगी और कितने प्रकार से समाप्त की जाएगी, इस बात का उपबंध करता है आपका क्या? नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। इसके तहत ही आपको ये पता चला है किसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है और किससे नागरिकता छीनी जा सकती है। सब प्रावधान, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए
कि कौन सा एक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नागरिकता संबंधी, तो वो यही है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं और जो हाल ही में 2020 में जो आपका पारित किया गया, एक संशोधन किया गया, एक विधेयक, ठीक है, वो संशोधन इसी एक्ट में किया गया था, CAA का। किस बात का था ये अभी मैं CAA के बारे में लास्ट में बताऊंगा, पहले इस एक्ट को पढ़ लेते हैं। ये अधिनियम भारतीय नागरिकता को की प्राप्ति तथा समाप्ति के बारे में उपबंध कराता है। तो कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? 5 प्रकार से। और आपकी नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से हो सकती है? तो वो 3 प्रकार से, ठीक है। जैसा पहला, जन्म के आधार पर। यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको क्या भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें मेंशन ये करता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन आपके माता या पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब सपोज दैट कोई विदेशी जोड़ा आया पर्यटक घूमने भारत में, ठीक है, और वो यहीं पे उसके बच्चे को जन्म हो गया, तो उस बच्चे को थोड़ी ना मिल जाएगी, उसके माता पिता भारत के नागरिक नहीं है। क्लियर है? तो अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन भारत में जन्म हुआ है तो जन्म के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर, यदि उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ था, ठीक है, और भारत के नागरिक हैं, और उस बच्चे का जन्म कहाँ होता है? विदेश में, ठीक। कोई भी माता या पिता विदेश में रह रहा है वो, ठीक है, जन्म के होने के बाद, लेकिन उसके माता या पिता कोई भी एक भारत का नागरिक है, तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी। अभी मैं संक्षेप में समझा रहा हूँ, भी एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्या मसला है सबका, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर, इसमें भारतीय मूल के लोग जो भारत में जन्म हुआ था लेकिन अब विदेश में रह रहे हैं, उनके पास विदेश की नागरिकता है, ठीक है। आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8, ठीक है, जो वर्णन किया था, तो पंजीकरण के आधार पर उनको नागरिकता दी जाती है जिनका जन्म भारत में हुआ था या जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था और वो किसी देश में रह रहे हैं, उसकी नागरिकता उनको मिली हुई है। अब वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि एक व्यक्ति जो भारत से कोई ताल्लुकात ही नहीं था उस व्यक्ति का, वो फ्रांस में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, वहीं पर जन्म, वो भारत कभी आया भी नहीं, और अब उसकी इच्छा है कि वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, भारत में रहना चाहता है, तो उसको प्राकृतिक रूप से, देशीकरण द्वारा प्राकृतिक रूप से उसको क्या मिलेगी? नागरिकता। क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है बहुत सारे कि एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ था लेकिन फिलहाल वो अमेरिका का नागरिक है, तो उसको नागरिकता किस रूप से दी जाएगी? तो भारतीय मूल का हो गया ना, भारत में जन्म हुआ, तो चाहे भले से अमेरिका की नागरिकता है, तो उसको पंजीकरण के आधार पर। एक व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, उसका अमेरिका में जन्म हुआ, तो उसको वंश के आधार पर। एक व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, भारत में जन्म हुआ, तो वो जन्म के आधार पर। क्लियर है? अब क्षेत्र समाविष्टि द्वारा क्या है? जैसे सपोज दैट भारत है, ठीक है, ये मान के चलो, और भारत क्या करे, ये तिब्बत को कब्जा ले, अभी युद्ध हो जाए चीन से तिब्बत को, ठीक है, तिब्बत से युद्ध हो जाए, तिब्बत को अपने अंडर में ले ले, ठीक है। तिब्बत भारत में सम्मिलित हो गया, ये तिब्बत वाला क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो गया। तो जो यहाँ पर तिब्बत के लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो तिब्बत के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनको खुद ब खुद क्या हो जाएगी? भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे ही क्षेत्र सम्मिलित होगा, वो आदेश जब होगा क्षेत्र सम्मिलित करने का भारत में, तो उसके साथ ही क्षेत्र समाविष्टि द्वारा तो वो सारे के सारे तिब्बती लोग क्या हो जाएंगे? भारतीय नागरिक। ना ही उन्हें कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता, कुछ नहीं। जैसे ही उनके क्षेत्र को सम्मिलित किया गया, वहाँ पर रहने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे? भारतीय नागरिक, ठीक है। तो ये 5 प्रकार आप समझ गए होंगे, डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। छीनी जाती है स्वैच्छिक त्याग। यदि आप किसी अन्य देश की ग्रहण करना चाहते हैं और आप अपनी इच्छा से प्रमाण पत्र लिखकर घोषणा करते हैं, ठीक है, और भारतीय नागरिकता त्यागते हैं, तो वो हो गई स्वैच्छिक त्याग से, आप मतलब स्वेच्छा से आप त्याग रहे हो भारतीय नागरिकता। सेकंड, बर्खास्तगी द्वारा। बर्खास्तगी क्या? आपने यूएसओ की, अमेरिका की, फ्रांस की, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो फिर आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? बर्खास्त कर दी जाएगी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा प्रकार ये है। और तीसरा ये है कि आपने भारत की नागरिकता ग्रहण करते समय 420 दिखा दी, कोई ना कुछ ऐसा काम करते, या फिर संविधान का अनादर कर दिया, राष्ट्रगान का अनादर कर दिया, या फिर किसी अन्य देश को भारत की खुफिया जानकारी दे दी, कुछ ऐसा काम कर दिया जो एक नागरिक को नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको नागरिकता क्या कर दिया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। तो 3 प्रकार से, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी द्वारा, वंचित करने के द्वारा। अभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफली समझाया, अब एक एक के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, जिससे कि आपका, मैंने पहले बता दिया, ग्रुप सी लेवल से लेकर डी से लेकर आपके पीसीएस प्रीलिम्स तक बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। और इतनी आसान लैंग्वेज है, ये ना समझेंगे पीसीएस लेवल का ही है, आपको यूपीपी लेवल का पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के वे से, लेकिन कंसेप्ट और जो आपके सारा मतलब कंटेंट है वो दिया जा रहा है पीसीएस लेवल का, ठीक है। आप
हंसते हंसते सारा कुछ खत्म कर लेंगे, आपको आसान लगेंगी सारी बातें। बस आपको डेली क्लास देखनी है, ठीक है, रिवाइज करना है क्लास को बार बार, जिससे बातें दिमाग में बैठ जाएं। क्लियर है भाई? ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लें। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे प्रत्येक बिंदु की। क्लियर? इसको पॉज कर लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए, अब बात करते हैं एक एक नागरिकता प्राप्ति के जो प्रावधान थे उनको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 5 प्राप्त करने के और 3 बर्खास्तगी के, ठीक है, समाप्त करने के, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राप्ति की। इसमें हम बात करेंगे जन्म के आधार पर नागरिकता और वंश के आधार पर। तो आप बताएं जन्म के आधार पर क्या है? यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, ठीक, और लेकिन शर्त ये है कि भारत में जन्म हो गया, तो यही काफ़ी नहीं है, उसके माता या पिता का उसके जन्म के समय भारत का नागरिक होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के बच्चे का जन्म भारत में होता है और उसके पिता उस समय भारत के नागरिक हैं, या माता या दोनों, तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ये नागरिकता प्राप्ति का पहला टॉपिक जन्म के आधार पर ये प्रावधान करता है कि लेकिन 26 जनवरी 1950, इससे पहले जन्म हुआ तो वो है ही नागरिक, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद में, क्योंकि तब से ये प्रावधान लागू करता है 1955 का अधिनियम, कि 26 जनवरी 1950 के बाद में किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, तो उसको जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा, ठीक है, उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, जैसे भारत में कोई राजनयिक रह रहा है, राजदूत रह रहा है किसी अन्य देश का, ठीक है, उसके कोई बच्चा फैमिली के साथ रह रहा है, उसके बच्चा हो जाता है तो उसको नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो आप? उसको छोड़कर, राजनयिक को छोड़कर, चाहे उसको कुछ अधिकार दिए जरूर गए हैं, लेकिन उसको नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ये काफ़ी बोल दिया मैंने, ठीक है। अगर वो भारत के नागरिक है, माता या पिता, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं वंश के आधार पर। वंश शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। वंश का मतलब है, जैसे किसी वंश का मतलब भारत के बाहर जन्म हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है तो जन्म के आधार पर, भारत के बाहर जन्म हो रहा है तो वंश के आधार पर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे और उसमें लिखा हुआ हो कि भारत के बाहर जन्म हुआ है और नागरिकता देने का प्रावधान, तो आप तुरंत क्या लगाएंगे? वंश के आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं किसी का भी बाहर जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं, जिस बच्चे के माता या पिता क्या हो भारत के नागरिक, लेकिन उसके लिए कुछ अलग प्रबंध है। डिटेल में पढ़ते हैं क्या मसला है। देखिए, यदि उसका जन्म 26 जनवरी, मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992, ऐसा क्यों है? क्योंकि 10 दिसंबर 1992 को एक परिवर्तन किया गया। उसके बाद में क्या था, आप ध्यान देंगे, अगर भारत के बाहर जन्म होता है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच, तो माता को नहीं, उसके पिता को नागरिक होना जरूरी है। यदि उसका पिता भारत का नागरिक है और इस टाइम पीरियड में उसका जन्म हुआ, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर उसकी माता भारतीय नागरिक है, उसका जन्म इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी वंश के आधार पर। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन 10 दिसंबर 1992 को कुछ प्रावधान चेंज कर दिए गए और 10 दिसंबर से लेकर आपका 3 दिसंबर 2004 तक, इस बीच में जन्म होता है, तो चाहे विदेश, भारत के बाहर, तो उसके माता या पिता कोई भी एक यदि भारतीय नागरिक है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। समझने का प्रयास करें, पुनः समझाता हूं मैं। वंश के आधार पर सिस्टम में भारत के बाहर जन्म हो रहा है किस व्यक्ति का? जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, उस बच्चे का जन्म भारत के बाहर हो रहा है, तो उसको वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। क्लियर है बात? ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या चर्चा है, मैंने आपको बताया कि वंश के आधार पर यदि इसको जन्म 26 जनवरी से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है, तो उसके पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, माता से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर हमें संशोधन कर दिया गया, 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच ये पता चली कि माता हो चाहे पिता हो, कोई भी हो, एक होना चाहिए, उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है, यदि भारत के बाहर उसका जन्म होता है। अब आप सोचोगे सर 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम कुछ कड़े कर दिए गए कि चाहे माता या पिता नागरिक है भारत के और उसके भारत के बाहर जन्म होता है, तो 1 साल के अंदर, जिस देश में भी जन्म हुआ, 1 साल के अंदर अंदर आपको भारतीय कांसुलेट में उसका पंजीकरण कराना होगा। यदि आपने भारतीय कांसुलेट में जिस देश में रह रहा है वहां पर उसका पंजीकरण नहीं कराया कि इसके पिता भारतीय नागरिक हैं और ये भारतीय नागरिक हो, तो उसको फिर वंश के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। बातें समझ में आई? ठीक है। अगर आपको नहीं आई तो रिवाइंड करके वीडियो एक बार और देखें क्लियर तरीके से, ठीक है। मैंने समझाने का प्रयास करा है आपको। जन्म के आधार पर भारत में जन्म हो रहा है, वंश के आधार पर भारत के बाहर जन्म हो रहा है। इन डेटिंग को ध्यान रखें, इन डेटिंग से जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो कि एक व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत के बाहर हुआ है, तो क्या कंडीशन फॉलो करेगी? तो उसके पिता को भारत का नागरिक होना जरूरी है।
माता वाला भी ऑप्शन होगा, वो आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। और 1992 से 2004 के बीच माता हो या पिता हो, ठीक है। और 2004 के बीच माता पिता भी हों और 1 साल के अंदर जिस देश में जन्म हुआ वहाँ पर भारतीय कांसुलेट में उसने पंजीकरण करा लिया हो। सारी बातें क्लियर हो गई भाई, ठीक है। अब एक बच्चे ने भी क्वेश्चन किया था फ़ोन पर कि सर ये बताइए, अगर कोई लेडीज़ है, ठीक है, और वो हवाई जहाज़ में मतलब उसकी डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा हो जाता है हवाई जहाज़ में, और हवाई जहाज़ उस समय जब जन्म हुआ तो जापान के ऊपर उड़ रहा था, तो क्या उसका जन्म जापान में माना जाएगा? तो मैं आपको क्लियर करा दूं, ठीक है। ऐसे केस में, ठीक है, क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि वो हवाई जहाज़ किस देश का है, उस हवाई जहाज़ में किस देश का फ्लैग लगा हुआ है। यदि उस हवाई जहाज़ में भारत का फ्लैग लगा हुआ है तो उसका जन्म भारत में माना जाएगा, ना कि नीचे वाली कंट्री में, समझ रहे हो आप। अगर उस पर यूएसए का फ्लैग लगा हुआ है, यूएसए का हवाई जहाज़ है, तो उसका जन्म यूएसए में माना जाएगा। क्लियर हुआ भाई, ठीक है। अब बात करते हैं अगले 3 टॉपिक की। इसको पॉज करके आप नोट कर लें, सारी बात मैंने लिख दी है आपको बेटर तरीके से। इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लें। देखिए अब बात करते हैं हम अगला पंजीकरण के आधार पर। तो मैंने आपको पहले बताया था, पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है वो दी जाती है भारतीय मूल के लोगों को, ठीक है। दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ था लेकिन वो फिलहाल भारत में नहीं है, भारत छोड़कर चला गया और किसी अन्य देश की उसने नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है। या फिर उसके बच्चे हुए तो उसके पिता का जन्म कहाँ पे हुआ? भारत में, तो वो बच्चे भी क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल के। भारतीय मूल का मतलब है यदि किसी के व्यक्ति के नाम के आगे भारतीय मूल लगाया जा रहा है, इसका मतलब उसका या उसके माता पिता का जन्म कहाँ पे हुआ है? भारत में, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है? भारतीय मूल। तो ऐसे व्यक्ति भारत से रिलेवेंट होते हैं, तो उनके लिए ये द्वार है, पंजीकरण के आधार पर वो आवेदन कर सकते हैं और उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन उसके लिए 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ और वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है और वहीं पे रह रहा, लेकिन अब भारत में आना चाहता है, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए वो आवेदन कर सकता है। लेकिन उसको पहले 7 वर्ष तक कहाँ निवास करना होगा? भारत में। और जब वो भारत में 7 वर्ष तक निवास कर लेगा तब वो आवेदन करेगा और उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति जो भारतीय मूल का नहीं है और ना ही कभी भारत आया, भारत से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप कह रहे होंगे सर वो तो यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। कर सकता है एक माध्यम से। कैसे? अगर किसी अंग्रेज लड़की ने किसी भारतीय लड़के से विवाह कर लिया, भारत का कोई नागरिक है, उसके साथ विवाह कर लिया, भारत में आ गई, तो उस लड़की का तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन जो भारत का नागरिक है उससे शादी करी है तो उसको भी भारतीय नागरिकता पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी। लेकिन उसको 7 साल तक क्या करना पड़ेगा? निवास। 7 साल के बाद वो करेगी तो आपसे पूछा जाएगा आप भारतीय मूल के हो? नहीं, तो फिर कैसे आ गए कि साहब मैंने एक भारतीय नागरिक से विवाह किया है, तो ठीक है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये दोनों बातें आपको कहाँ मिलेंगी? पंजीकरण के आधार पर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति को दी जाती है, यानी जो भारत के बाहर रह रहा, जन्म से भारत से लिंक है, राष्ट्रीयता भारत की है, नागरिक नहीं है भारत का, किसी अन्य देश का नागरिक है और भारत का नागरिक होना चाह रहा है लेकिन भारतीय मूल का है, उसका जन्म भारत में हुआ, तो उसको 7 साल तक निवास करने के बाद पंजीकरण आवेदन करना पड़ेगा और उसको नागरिकता दे दी जाएगी। सेकंड, एक व्यक्ति जिसका कोई संबंध ही नहीं है भारत से, लेकिन वो भारत के किसी व्यक्ति से, नागरिक से शादी कर लेता है, तो वो भारतीय मूल का तो नहीं है लेकिन उसने शादी करी है, इसलिए उसको पंजीकरण करने पर उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसको भी आपका 7 साल तक पहले क्या करना पड़ेगा? निवास करना होगा। और इस प्रकार के व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है, निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। क्लियर? ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। तो ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी सारी बातें, ठीक है। बड़े रिलेवेंट होकर समझें। और क्लास थोड़ी आज लंबी होगी, इसलिए आप अगर बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो पॉज करके आराम से पानी पिए, घूमें, फिर आप क्लास दे सकते हैं। ठंडे दिमाग से देखें, सारी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन बनते हैं इससे, आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं नागरिकता जुड़े हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें आपकी खत्म हो जाएंगी। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक रूप से ये देशीकरण द्वारा नागरिकता। क्या मसला है? देखिए इसमें वर्णन होता है ऐसे व्यक्ति का जो भारत से रिलेवेंट नहीं है, ना ही भारतीय मूल का, ना ही भारतीय मतलब कोई भारत से ताल्लुकात नहीं है, किसी नई कंट्री का नया व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, ठीक है। तो उसको प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है।
केंद्र द्वारा आवेदन किया जाता है इसके तहत, और केंद्र उसको नागरिकता दे सकता है, लेकिन उसको ये प्रमुख शर्तें मैंने लिखी हैं, इसको पूर्ण करनी होंगी उसको। क्या क्या? पहली प्रमुख शर्त है, ऐसे देश से संबंधित ना हो जहाँ पर भारतीय नागरिक को प्राकृतिक रूप से नागरिकता ना मिलती हो। जैसे हमारा भारतीय नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, ठीक है, और वहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है किसी अन्य देश को दिया जाए, तो हम भी टिट फॉर टैट, हम भी ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं देंगे। यदि आप हमारे व्यक्ति को दोगे तब हम आप व्यक्ति को नागरिकता देंगे, ठीक है। सेकंड बात, यदि किसी अन्य देश का नागरिक है तो यदि भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसको अपने देश की नागरिकता त्यागनी होगी। क्लियर? तीसरा पॉइंट, इसके बावजूद भी उसे कम से कम 11 वर्ष, ये मेन बात ध्यान रख लेना, यदि किसी अन्य देश के व्यक्ति है तो उसको पहले 11 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, उसके बाद भारतीय नागरिकता दी जाएगी। CAA में यहीं पर अमेंडमेंट किया गया है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, वो अन्य देश के हैं, भारत में नागरिकता चाहते हैं, तो किसके तहत दी जाएगी? देसीगढ़ के कम से कम कितने वर्ष का रहना चाहिए? 11 वर्ष के साथ। लेकिन अमित शाह जी ने क्या करवा दिया? अमेंडमेंट करवा दिया। क्या? यहाँ पर 5 साल कर दिया उस टाइम पीरियड को, कि 5 वर्ष निवास करेंगे तब दे दिया जाएगा। सिर्फ किसको? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ हैं। क्लियर? तो यहीं पे अमेंडमेंट किया गया था। चौथा, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा हो, ज्ञान रखता हो और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक अमेरिका का ऐसा व्यक्ति जिस पर तमाम मर्डर के केस लगे हुए हैं, फिर कुछ ऐसे क्रूर काम कर चुका है, कई बार जेल जा चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रहेंगे। 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट अगर वो कंप्लीट करता है महत्वपूर्ण, तभी उसको विचार किया जाएगा किसी अन्य देश के नागरिक को कि भारत की नागरिकता दी जाए। समझ रहे हो आप? पहले टिट फॉर टैट, अगर उस देश में हमारे व्यक्ति को मिलेगी तब हम उस देश के व्यक्ति को देंगे। सेकंड, उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी तब हम भारत की देंगे। थर्ड, 11 वर्ष तक उसको निवास करना होगा भारत में, उसके बाद आवेदन पर विचार किया जाएगा। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसे भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। एक न एक भाषा को उसको आना चाहिए, तभी उसको क्या दी जाएगी? भारतीय नागरिकता दी जाएगी। किसके द्वारा? प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा। क्लियर है भाई? तो किसी अन्य देश का नागरिक यदि भारत में नागरिकता चाहता है भारत की, तो किस रास्ते से आएगा? प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसको और उसको नागरिकता दे दी जाएगी। आशा करता हूँ सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट समाविष्टि द्वारा, इस समाविष्टि क्षेत्र को सम्मिलित करने के द्वारा। इसको नोट कर लें आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए अब लास्ट 5वां हमारा क्षेत्र समाविष्टि द्वारा या सम्मिलित करने के द्वारा, यानी कि इसके तहत यदि भारत में कोई नया विदेशी क्षेत्र, जैसे कोई भारत का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा समझा के। जैसे मान लो ये वाला क्षेत्र है, मैंने ही बताया तिब्बत है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को यदि भारत युद्ध करके किसी प्रकार से ये भारत में सम्मिलित हो जाए, ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे वो इस क्षेत्र को सम्मिलित करने के द्वारा ही उनको क्या दे दी जाएगी? सामूहिक रूप से उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उनको अलग से कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उनको अलग से कोई नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। यदि इस क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसमें रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही इस क्षेत्र को सम्मिलित करने का जो आदेश आएगा उस आदेश के साथ ही ये सारे के सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे? भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो 5 प्रकार मैंने आपको बताया, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और आपका प्राकृतिक रूप से, और 5वां क्या है? समाविष्टि या किसी नए क्षेत्र को सम्मिलित करने के द्वारा। ये 5 ध्यान रहेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे 5 प्रकार से। 5 आपको बता दिए गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, कि कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जाती है? 3 प्रकार से। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग समाप्ति की, यानी कि नागरिकता समाप्ति के प्रावधान जो मैंने आपको बताए थे। नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 प्रकार के समाप्ति के प्रावधान दिए हुए हैं। उनमें 2 प्रकार के हैं, एक तो स्वैच्छिक त्याग द्वारा और दूसरा बर्खास्त करने द्वारा। स्वैच्छिक त्याग यानी कि यदि आप भारतीय नागरिकता त्यागना चाहते हैं तो आपको एक घोषणा पत्र लिखना होगा, एक घोषणा लिखनी होगी जिसमें आप लिखेंगे कि मैं अपनी स्वयं इच्छा से वयस्क नागरिक
होते हुए और नागरिकता का त्यागन करता हूँ, इसमें ध्यान देना वयस्क नागरिक, यानी कि जो वयस्क नहीं है वो नागरिकता नहीं त्याग सकता, उसको ये अधिकार नहीं है। वयस्क भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता घोषणा पत्र के द्वारा त्याग सकता है और उस घोषणा का भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण हो जाने के बाद आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन यदि आप इस प्रकार की घोषणा युद्ध काल में करते हैं, यानी कि कोई युद्ध चल रहा है उसमें भारत पक्षकार है, यानी कि भारत सम्मिलित है उस युद्ध में, जैसे सेकंड वर्ल्ड वार या थर्ड वर्ल्ड वार या कोई किसी प्रकार का युद्ध होता है उसमें भारत पक्षकार है, भारत भी शामिल है, तो ऐसी स्थिति में आप घोषणा करते हैं तो भारत सरकार उस घोषणा का रजिस्ट्रीकरण नहीं करेगी जब तक उसकी इच्छा चाहे, ठीक है, जब तक युद्ध नहीं रुक जाता या फिर जब तक वो नहीं चाहती तब तक आप नागरिकता नहीं त्याग सकते, ठीक है। सेकंड, बर्खास्त करने द्वारा, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन ये प्रोसेस आपका युद्ध काल में चालू नहीं रहेगा, यानी कि युद्ध काल में आप यदि दूसरे घर की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं तो भारत सरकार यहाँ की नागरिकता समाप्त नहीं करेगी, तब तक युद्ध में व्यस्त है, ठीक है, तब तक वो आपको भारतीय नागरिक ही मानेगी। आप पर किसी प्रकार का कार्रवाई अगर करनी होगी तो वो कर सकती है। युद्ध काल में आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो ये दो प्रकार से नागरिकता समाप्त की जाती है, स्वैच्छिक त्याग द्वारा और बर्खास्त करने द्वारा। तीसरा और हम पढ़ेंगे, ठीक है, आप इन दो को नोट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं लास्ट, मैंने आपको बताया था नागरिकता आपकी समाप्ति 3 प्रकार से की जाती है, 2 बिंदु हम पढ़ चुके हैं, स्वैच्छिक द्वारा और बर्खास्त करने द्वारा। तीसरा बिंदु है आपका वंचित करने के द्वारा। तो केंद्र सरकार, ठीक है, किसी भी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, वंचित कर सकती है यदि वो निम्न बातों को पूरा नहीं करता है, निम्न बातों के तहत दोषी पाया जाता है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि उसने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, यानी कि जो 5 तरीके प्राप्त करने के हैं उनमें से वो किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से प्राप्त कर लेता है, बाद में जांच में पाया जाता है कि उसने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की थी, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, उसने कोई भी नागरिक है और वो संविधान के प्रति अनादर जताता है, झंडे का मतलब जो है अनादर करता है, राष्ट्रगान का अनादर करता है, या ऐसी किसी भी राष्ट्रीय चीज़ का अनादर करता है, संविधान का अनादर करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित। थर्ड पॉइंट क्या है, किसी भी एक से अगर इनमें से यदि युद्ध काल के दौरान वो शत्रु के साथ, जो हमारा शत्रु देश है, जैसे पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तान को सूचना देता है भारत की सारी और उसके साथ गैर कानूनी संबंध स्थापित करता है पाकिस्तान के साथ, तो ऐसी स्थिति में उस नागरिक के भी क्या करा जाएगा, नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है पंजीकरण या प्राकृतिक। देखिए 2 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती थी, पंजीकरण और प्राकृतिक। जब वो हमारे देश से रिलेवेंट नहीं है, अन्य देश का है, भारतीय मूल का है, तो पंजीकरण या फिर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार से प्राप्त कर ली नागरिकता। लेकिन इसी के दौरान उसका किसी अन्य देश में उस पर मुकदमा दायर हो जाता है और उसको 2 साल या 2 साल से अधिक की कैद होती है, तो उसका चरित्र खराब था, वो गलत व्यक्ति था, हमने दे दी उसको नागरिकता, तो फिर इस कंडीशन में भी क्या करा जाएगी, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे किसी ने हमारे देश की नागरिकता ली और 5 साल के अंदर ही अंदर उस पर किसी अन्य देश में कोई मुकदमा हो गया और उसको 2 साल से अधिक की सज़ा हो गई, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, वंचित। और आपका 5वां पॉइंट है, यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा है और कोई सूचना नहीं दी भारत को, लगातार 7 वर्षों से बाहर है और ना ही जिस देश में है वो उस देश के राजदूत को भी सूचना नहीं दी, ना ही भारत को किसी प्रकार की कोई सूचना है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की भी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने वर्षों तक बाहर लगातार सामान्य रूप से बाहर रहने पर किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या क्लिक करेंगे, 7 वर्ष। यदि वो 7 वर्षों तक बाहर रहता है बिना सूचना दिए तो उसकी क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 जो मैंने आपको पढ़ाया, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो हमने खूब डिटेल में आपको पढ़ाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में दोहरी नागरिकता का क्या प्रावधान है। आप सभी को बताया गया होगा, क्वेश्चन यदि पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एकल नागरिकता, और वास्तव में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता भी है, लेकिन किन शर्तों को लेकर, किन कंडीशन में, पूर्ण रूप से दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल ही नागरिकता हमारे भारत में। मैंने बताया था आपको जो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान कब किया गया और वो किस प्रकार की है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर PIO क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सारी बातें, ठीक। या फिर
OIC क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। OC, IC ये भी एक है सिस्टम, वो भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। जो PIO कार्ड होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको पॉज कर लें आप, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हम समझते हैं दोहरी नागरिकता का क्या प्रावधान है, क्या भारत में किस प्रकार से दोहरी नागरिकता और किन लोगों के लिए है। तो देखिए मसला 2000 ईस्वी का है, ठीक है, जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। और मसला क्या था, एक हमारा पड़ोसी में मुल्क है जिसका नाम है चाइना। चाइना ने क्या नीति अपनाई, चाइना के जो चाइना मूल के लोग थे और जो अन्य देशों में काम कर रहे थे, विकास कर रहे थे, वहाँ की उनको नागरिकता थी। तो इसने क्या कर रहा था, चाइना के मूल थे, यानी कि जिनका जन्म चाइना में, वो चाइना से रिलेवेंट थे, उन अपने लोगों को ऑफर दिया कि आपके पास जिस देश की नागरिकता है वह भी आपके पास रहेगी, और आपको हम एक प्रकार की नागरिकता और देंगे जिसके थ्रू आप भारत में व्यापार कर सकते हैं और आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चाइना ने क्या करा कि आप लोग दूसरे देश के लिए कर रहे हैं, आप अपने जिस देश में आपका जन्म हुआ है उसके लिए भी कुछ करिए, यहाँ पर आइए, व्यापार करिए और पैसा इन्वेस्ट करिए, जिससे चाइना उन्नति करेगा। ये नीति चाइना ने अपनाई। तो इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नोटिस करा, यहाँ की सरकार ने भी नोटिस करा। तो यहाँ की सरकार ने करा क्यों ना, जब ये अच्छी बात है, देश को मजबूत वाली बात है, तो हम क्यों ना अपनाएं। हमारे यहाँ के बहुत सारे भारतीय भी तो अन्य देशों में वहाँ की नागरिकता ग्रहण करके वहाँ पर विकास कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या करा कि पहले इसकी जांच कर लें क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इन्होंने 2000 ईस्वी में ही एक लक्ष्मी मल सिंघवी की, ये ICS ऑफिसर थे, लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। बोले आप बताइए। तो इस कमेटी ने 2 साल तक अध्ययन किया और 2002 में इसने रिपोर्ट पेश की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, आपको इससे प्रॉफिट होगा। फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, नागरिकता अधिनियम 2003 लेकर आई, जिसके तहत जो भारतीय मूल के लोग हैं, यानी कि जिनका जन्म भारत में हुआ है, चाहे वो रह कहीं पर रहे, चाहे उनकी नागरिकता कहीं की है, तो हमने उनको ऑफर दिया कि आप भारत में आइए, भारत भी आपको नागरिकता देगा एक विशेष प्रकार की, लेकिन वो इस प्रकार की नागरिकता नहीं होगी जो जनरली होती है, वो एक विशेष प्रकार की नागरिकता होगी जिसके तहत वो भारत में आकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने समय तक ही रह सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी किसी प्रकार की, बस वो अपने देश के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, अपने देश में मतलब व्यापार करें, निवेश करें अपना, ठीक है। तो इस प्रकार को लेकर दोहरी नागरिकता उन लोगों के लिए दी गई जो भारतीय मूल के लोग हैं और किसी अन्य देश के नागरिक हैं, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, वो यहाँ पर आ सकते हैं, बशर्ते वो यहाँ पर क्या करें, उन्नति या भारत के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी व्यवस्था की गई, ठीक। और पहले 16 देशों के लिए की गई थी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसमें सम्मिलित नहीं थे, राष्ट्रमंडल के देश थे 16 के 16, ठीक है। लेकिन बाद में जब 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो इन्होंने क्या करा, जब इससे प्रॉफिट हो रहा है तो इसको 16 देश तक सीमित क्यों रखें, क्यों ना हम इसको सभी देशों के लिए कर दें। तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के जो भारतीय मूल के लोग थे उनको ऑफर दे दिया कि उन्हें भी भारतीय नागरिक विशेष प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, उनके अपने देश की भी नागरिकता बनी रहेगी जहाँ पर वो रह रहे हैं, और यहाँ की भी बनी रहेगी, बशर्ते वो यहाँ पर आए, निवेश करें, व्यापार करें, जिससे उनका देश जहाँ उनका जन्म हुआ है वो उन्नति कर सके। तो बात समझ में आई, दोहरी नागरिकता का क्या किस प्रकार से भारत में एंट्री हुई है उन लोगों के लिए जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। उनके लिए विशेष प्रकार से एक नागरिकता दी जाएगी जिससे वो अपने देश से जुड़े रहें, अपने देश में निवेश करें और व्यापार करें, जिससे देश हमारा क्या करे, उन्नति, भारत के प्रॉफिट के लिए ये व्यवस्था की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लक्ष्मी मल सिंह भी किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता भारत में एक विशेष प्रकार की, ठीक है। इसके बाद ही भारत सरकार ने भारत नागरिकता अधिनियम 2003 लेकर आई, जिसके तहत 16 देशों के भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई। और 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या करा, संशोधन करके 16 से इसको क्या कर दिया, सभी देशों के लिए, लेकिन इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है भाई। तो ये रही आपकी दोहरी नागरिकता का मुद्दा। अब हम बात करेंगे कुछ बिंदुओं की जो आपके प्रॉब्लम रहती है, जैसे NRI क्या है, PIO कार्ड क्या है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि NRI वगैरह क्या है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अब NRI आपने बहुत नाम सुना होगा कि NRI है, ये NRI है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम NRI कुछ अलग ही समझते हैं, ठीक है। तो NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि अनिवासी भारतीय, ऐसे भारतीय जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, अन्य देश में निवास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो भारतीय नागरिक हैं लेकिन वो बाहर जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं कोई भी जा करके, इसलिए बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया, ऐसे लोग जो भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन भारतीय हैं।
तो ये भारत के नागरिक हैं जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिकीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनको वोट करने का अधिकार बिल्कुल होता है, ठीक है। ये सरकारी जॉब कर सकते हैं बिल्कुल। भारत में जो सारी सुविधाएं एक नागरिक को होती हैं वो एक एनआरआई को भी दी जाती हैं। बस एनआरआई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विदेश बाहर रहकर, देश से बाहर रहकर काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हैं भारत के नागरिक ही, और ये उनको सारे अधिकार वो प्राप्त होते हैं जो एक भारतीय नागरिक को होते हैं। इनको कुछ अलग नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसके बारे में आप नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम पीआईओ के बारे में। देखिए हम बात करते हैं पीआईओ। पीआईओ कार्ड स्कीम किन के लिए लागू की गई, ठीक है, किन लोगों के लिए लागू की, वो सब पढ़ना हमको। पीआईओ कार्ड किन को दिया जाता है? पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति। तो देखिए पीआईओ ऐसे विदेशी नागरिक, पहला शब्द क्या आ गया? पीआईओ भारतीय नागरिक नहीं होते। पीआईओ कौन होते हैं? विदेशी नागरिक। पहली लाइन है ऐसे विदेशी नागरिक, ठीक है, इस दर्जे के लिए अर्ह हैं, यानी कि इस भारतीय मूल के व्यक्ति वो बन सकते हैं, इनके लिए अर्हता रखते हैं यदि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 1935 एक्ट के तहत भारत के नागरिक रहे हों, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद जो क्षेत्र भारत के हिस्से में आया उस क्षेत्र के निवासी रहे हों, उस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ हो, ठीक है, तो वो पीआईओ बनने के योग्य हैं जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और भारत या तो 1935 के तहत वो भारत के नागरिक हैं, भारत में जन्म हुआ है, या फिर उस क्षेत्र के नागरिक हैं, उस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है जो 1947 के विभाजन के बाद किस क्षेत्र में आ गया है? भारत के, यानी कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में उनका जन्म नहीं हुआ हो, ठीक है। यदि वो 1935 के बाद की 1935 के बाद की बात कर रहे हैं, यदि वो 1935 एक्ट के तहत भारत के नागरिक हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत से रिलेवेंट हैं, सीधी सीधी भाषा में, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे विदेशी नागरिक जिनका रिलेवेंट भारत से रहा है, उनको पीआईओ कार्ड दिया जाता है, ठीक है। पीआईओ कार्ड की सुविधा क्या होती है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ कार्ड की सुविधा क्या होती है? ये 15 साल तक भारत के साथ यात्रा, भारत में आ जा सकते हैं बिना वीज़ा के, ठीक है, लगातार 15 वर्षों तक यात्रा कर सकते हैं। और एक बार में यात्रा ये 180 दिन, यानी कि 6 माह से ज़्यादा लगातार ये नहीं रुक सकते। अगर 6 माह से ज़्यादा लगातार रुकते हैं तो इनको 30 दिन के अंदर इस बात का पंजीकरण कराना होगा, ठीक है, पुष्टि करानी होगी। ये लगातार 6 माह 180 दिन तक ही यात्रा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लगातार भारत में नहीं रुक सकते, और 15 साल तक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में इनको पर्वतारोहण, कोई मिशन का कार्य है या अनुसंधान, कोई वर्क करना, रिसर्च करना है, ठीक है, ऐसे विशेष कार्य के लिए इनको क्या करनी पड़ेगी? या कोई विशेष यात्रा करना चाह रहा है भारत में, इनको अनुमति लेनी पड़ेगी विशेष, ठीक है, वहाँ की केंद्र सरकार से, भारत की केंद्र सरकार से। और अगला टॉपिक ये है, ये लोग अगर 7 वर्ष तक लगातार भारत में निवास कर लें, पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्ष तक भारत में निवास कर ले, तो 7 वर्षों के बाद वो क्या कर सकता है? वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, पंजीकरण के तहत, जैसा मैंने बताया था। तो ये वही पीआईओ है, भारतीय मूल का, ठीक है, व्यक्ति। और इनके लिए सुविधा अगर पूछे, पीआईओ वोट डाल सकता है? नहीं, पीआईओ को वोट डालने का या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अगर हाँ पीआईओ एक 7 वर्ष के बाद में भारतीय नागरिक बन जाता है तो इसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब ये भारतीय नागरिक बनेगा तो इसको जहाँ की नागरिकता प्राप्त तो वहाँ की छोड़नी पड़ेगी इसको, तभी तो भारतीय नागरिक बनेगा, तब कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, पीआईओ भारत में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अनिवासी कोटे होते हैं, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं उनके लिए अलग कोटा होता है, उसके तहत ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और आपको भारत में भारतीय मुद्रा में क्या कर सकते हैं? खाता खुलवा सकते हैं बैंक में, नागरिक की तरह ही, ठीक है। तो ये बात हुई किसके बारे में? पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति जो किसी विदेशी नागरिक है, लेकिन जिसका रिश्ता माता पिता का, नाना नानी का, दादा दादी का रिलेवेंट रहा है, किससे भाई? भारत से। उसके नाना नानी, दादा दादी या फिर माता पिता 1935 एक्ट के तहत भारत के क्या रहे हैं? भारत के नागरिक रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पीआईओ कार्ड दिया जाता है। क्लियर है भाई? और पीआईओ कार्ड की शुरुआत कब हुई है इसकी? ध्यान रखेंगे 2002 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। पीआईओ कार्ड जो स्कीम है इसकी शुरुआत हुई है 2002 ईस्वी में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो आशा करता हूँ सारी बात समझ में आई होगी आपके पीआईओ क्या है, ठीक है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएसआई है, पीसीएसए में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी।
आपको फुल फॉर्म के रूप में या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में छोटे एग्जाम में भी चर्चा कर देता है। और आजकल तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम OCI कार्ड स्कीम 2005 में लागू की गई। अब OCI कार्ड है क्या इसकी प्रोसेसिंग है, क्या है? OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विदेशी नागरिक। ये कौन लोग हैं? ये ऐसे विदेशी भारतीय नागरिक हैं जो कभी भारत के नागरिक रहे थे, ठीक है, जो कभी भारत के नागरिक थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को या तो ऐसी योग्यता रखते थे कि भारत का नागरिक बन जाए, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय नागरिक बन गए, उसके बाद ये किसी दूसरे देश में चले गए। तो ऐसे व्यक्ति या फिर इनके पोती पोती नाती नातिन ये OCI कार्ड धारक बन सकते हैं, ठीक है, जो 1950 में भारत की नागरिकता बनने की योग्यताएं रखते थे। अब ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोगों को जिनको OCI कार्ड प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति कभी तक भारत में जीवन पर्यंत वीजा उनको होता है, लिमिट नहीं होती है। जैसे PIO के लिए 15 वर्ष था, इनके लिए जीवन पर्यंत है, ये कभी तक भी भारत में रह सकते हैं, जीवन पर्यंत वीजा इनके पास है, और कितनी भी लंबी यात्रा कर सकते हैं, यानी कि भारत में 6 महीने 7 महीने 1 साल तक लगातार रह सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इनको पर्वतारोहण या कोई विशेष यात्रा करने के लिए विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है। और जैसे ही किसी विदेशी नागरिक का पंजीकरण OCI स्कीम के तहत हो जाता है तो उसके पंजीकरण के 5 साल बाद उसको नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण के, ठीक है। लेकिन उसको 1 साल तक, 5 साल तक पहले उसको पंजीकरण मिल जाए, फिर 5 साल तक वो वेट करेगा, उसके बाद वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है भारतीय। लेकिन उसको 1 साल तक क्या करना पड़ेगा, भारत में निवास करना होगा। लेकिन अगर पूछा जाए क्या एक OCI कार्ड धारक को वोट डालने का अधिकार है? नहीं। सरकारी नौकरी कर सकता है, संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता वो, ठीक है। और लेकिन हाँ, खाता खोल ले बैंक में भारतीय मुद्रा में, या फिर भारत में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार OCI कार्ड धारक को भी होता है। तो आशा करता हूँ आपको PIO और OCI कार्ड स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अब लेकिन इन दोनों का विलय कर दिया गया है, वो मसला क्या है उसको पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात करेंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे PIO कार्ड स्कीम जो 19 अगस्त 2002 को लागू की गई थी, और जो मैंने बताया OCI, PIO और OCI लागू की गई थी 1 दिसंबर 2005 को, दोनों। लेकिन क्या किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 इसमें अमेंडमेंट किया गया था, और उसके तहत एक नई OCIC भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC कार्ड नाम से जारी एक योजना लाई गई। इस योजना का नाम बदल दिया गया, और OCIC में PIO और OCI दोनों विलय कर दिए गए। यानी कि 2015 में, जो 2002 में लागू की गई थी और जो 2005 में लागू की शुरू की गई थी, यानी कि PIO और OCI इन दोनों को विलय करके क्या बना दी, OCIC बना दी, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर बना दिया। कब भाई, 2015 में। इस योजना में PIO और OCI कार्ड दोनों अब अलग अलग नहीं होंगे, अब क्या होगा, एक ही कार्ड होगा, क्या भाई, OCIC नाम से कार्ड। 2015 में ये अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे सारी बात। अगली इंपॉर्टेंट बात ये, नागरिकता जो संशोधन 1955 है, उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं। तो पूछा जाता है कौन कौन से वर्ष किए गए हैं, तो मैंने एक साथ लिख दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम में 1957 में पहला अमेंडमेंट, फिर 1960, 1985, 1986, 92, 2003, 2005, 2015, और लास्ट टाइम आप सभी जानते हैं CAA, जो अभी लास्ट टाइम आया था अमेंडमेंट, वो 2019 में। तो ये 2019 में CAA पहली बार नहीं था, इतनी बार पहले से ही नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए हैं। क्यों? क्योंकि संसद को अनुच्छेद 11 के तहत पूरे अधिकार है अमेंडमेंट करने के या कोई नया कानून बनाने के, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट ये पूछा गया था, ये भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, जो ये आपके सामने 5 आर्टिकल के तहत जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ किसको प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को, ठीक है। बाकी सबके लिए होते हैं, लेकिन ये स्पेशल आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इसके तहत मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को ही। बाकी सभी आर्टिकल्स के तहत अन्य जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए भी वो लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो अगर पूछा जाए भारतीय नागरिकों के लिए आर्टिकल कौन से है, तो 15, 16, 19, 29
2023, ठीक है। अब लेकिन अब हम एक पॉइंट और रह गया लास्ट में, उस पर और चर्चा करेंगे, जो अभी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो आपका नागरिकता से वंचित रह गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम CAA की, इसको नोट डाउन कर लें सभी। देखिए CAA क्या है, CAA के बारे में हम चर्चा करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पहले CAB कहा गया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जब तक वो राष्ट्रपति ने उस पर साइन नहीं कर दिए, ठीक है। तो क्या ये एक लीगल तरीका था? बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 11 में प्रावधान है कि संसद नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन कर सकती है, नए कानून बना सकती है, पुराने कानून समाप्त कर सकती है। तो उसने क्या करा, नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि जो, अब ऐसा क्यों किया गया, अब इसमें 6 धर्म है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। क्वेश्चन पूछा जाए किन 6 धर्मों के लिए भारत में एंट्री की गई है, तो वो ये 6 धर्म है आपके, ठीक है। तो मसला क्या है, देखिए जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये जो कंट्रियाँ हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनमें मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की है, और जो माइनॉरिटीज़ है वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं। अब आए दिन क्या होता है, यहाँ पर इन लोगों के साथ शोषण होता है, ठीक है। आपने आए दिन खबर दे होंगे कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो गया, या वहाँ के लोग जो होते हैं पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, इनके साथ शोषण करते हैं, रेपिस्ट की घटनाएं आती हैं, और बहुत सारे धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादियाँ कराई जाती हैं। तो ऐसा शोषण भारत अपने पड़ोस में ही देख रहा था। आपके पड़ोस में ऐसा हो तो आप भी मदद करेंगे, तो भारत ने इन लोगों की मदद के लिए इन लोगों को भारत में एंट्री दी है। आप समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, और ये किसी भी हमारे अधिकारों का शोषण नहीं करता है। तो देखिए आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देश हैं जिसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर इन कास्टों के साथ क्या हुआ, शोषण हुआ, ठीक है। तो इन कास्टों को भारत में शरण, भारत में नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। इससे भारतीय नागरिक का कोई लेना देना नहीं है, ना ही भारतीय हिंदू का, ना ही भारतीय मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 धर्म हैं, इन लोगों के साथ वहाँ पर शोषण होता है, तो इनकी मदद के लिए ये भारत में आ सकते हैं, और इनको नागरिकता दी गई है। पहले इनको 11 वर्ष तक निवास करना होता, आपने देखा होगा देशीकरण के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा, लेकिन वो 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिए गए, 5 वर्ष। और 2014 से पहले से रह रहा है तो उसको 5 वर्ष हो ही गए हैं पहले से ही, ठीक है। तो उसको सीधे सीधे आवेदन करने पर नागरिकता दे दी जाएगी। ये लोग हैं कौन, ये अवैध प्रवासी हैं, जो भारत में वहाँ से आए हैं तीनों कंट्रियों से, वो अवैध प्रवासी हैं। अवैध प्रवासी की डेफिनेशन क्या होती है, जो बिना दस्तावेज या वीज़ा के निवास कर रहे हो, या फिर जो दस्तावेज या वीज़ा में सब हैं उससे ज़्यादा टाइम निवास करें, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, अवैध प्रवासी। ऐसे लोगों के लिए 2 एक्ट थे, एक तो विदेशी अधिनियम 1946 और एक पासपोर्ट अधिनियम 1920। इनके तहत ऐसे लोगों को या तो देश से निकाल दिया जाता था, या फिर उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, अवैध प्रवासियों को। लेकिन अब अवैध प्रवासियों को क्या दी जा रही है, नागरिकता, जो वहाँ से आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनके साथ शोषण हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई यहाँ पर मुस्लिम को नहीं दिए गए, एक तो भाई समानता का अधिकार का हमारा शोषण करता है, समानता का अधिकार कहाँ है, इनको दी जा रही है, और जो मुस्लिम को नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर लॉजिक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम बाहुल्य देश, मेजॉरिटी है वहाँ पर उनकी, ठीक है। उनके साथ शोषण नहीं हो रहा, शोषण इनके साथ हो रहा है। तो मदद किसकी करी जाएगी? लॉजिकल तरीका है, जिसके साथ शोषण हो रहा हो उसकी तो मदद करोगे आप लोग, हैं। एक है जिसके पास बंगला है और एक है जिसके पास झोंपड़ी टपक रही है, तो आप पैसा किसको दोगे मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग वाले को या फिर झोंपड़ी वाले को? जाहिर सी बात है जिसका शोषण हो रहा होगा, ठीक। और इनकी संख्या बहुत वहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि इनका क्या कराया जा रहा है, इनके साथ शोषण किया जा रहा है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई का। कहाँ पर? पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 कंट्री के इन माइनॉरिटीज़ को भारत में क्या दी गई है, शरण दी गई, इनको नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता का प्रावधान इनका निम्न प्रकार का है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन भारतीय के किसी नागरिक, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो विवाद चल रहा है उस पर भी कई कारण है। असम के लोग विवाद कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि असम में 19 लाख आपके जो अभी NRC जो भी नेशनल रजिस्ट्रेशन था, मतलब जो सिटीजनशिप के लिए एक रजिस्टर बनाया गया था, उसमें सिटीजनशिप जो नागरिक उनको काउंट किया गया था, तो 19 लाख उसमें अवैध प्रवासी निकले हैं। तो असम वाले लोग ये कह रहे हैं कि यदि CAA लागू हो जाता है तो उसमें जो हिंदू लोग हैं वो तो वहीं पर रुक जाएंगे, असम में, और रुक जाएंगे तो उनकी संस्कृति को खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए CAA, जबकि असम, मेघालय और जो मिज़ोरम हैं
उनमें कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया गया, कुछ में नहीं। लेकिन जो लोग वहाँ के हैं वो रहेंगे तो जिसमें लागू नहीं किया गया उस क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। इसलिए असम के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये तो यहाँ पर रहेंगे तो हमारी संस्कृति को खतरा है, ठीक है। और जो आपके नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, इनके लिए इनर लाइन सिस्टम 1873 लागू था कि इनमें अगर कोई बाहर का व्यक्ति जाता है तो वहाँ की स्टेट द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये स्टेट में वैसे नहीं लागू होगा, यहाँ पर जा नहीं सकते वो। वहाँ की राज्य सरकार जब कहेगी तभी कोई आ सकता है, चाहे भारतीय है चाहे विदेशी है। वहाँ प्रवेश एंट्री तभी होती है जब वहाँ की राज्य सरकार चाहती है, ठीक है। तो ये प्रावधान है। लेकिन असम के लोग इसलिए क्योंकि वहाँ पर इनर लाइन सिस्टम पूर्ण रूप से लागू नहीं है, तो वहाँ पर ये CAA से आए लोग बच सकते हैं, इसलिए उनकी संस्कृति को खतरा है। इसलिए वो लोग असम वाले क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुस्लिम को इसमें एंट्री नहीं दी गई, ठीक है। लेकिन उनको कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि वो मेजॉरिटी थे वहाँ के देश के, इसलिए उनको हमको अनुमति नहीं दी गई। शोषण जिनके साथ हो रहा था माइनॉरिटीज़ के साथ। तो जो आसत समझदार लोग हैं वो सभी कुछ समझ गए होंगे CAA के बारे में। लेकिन फिर भी यदि कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। अवैध प्रवासी को भी मैंने डिफाइन कर दिया कि ऐसे जो बिना वीज़ा बिना दस्तावेज के निवास कर रहे हैं भारत में, ठीक है, या फिर उनके वीज़ा की डेट निकल गई है और वो ज़्यादा समय तक निवास कर रहे हैं, वो अवैध प्रवासी कहलाते हैं। और 2 एक्ट आए थे जिसके तहत उनको या तो निकाल दिया जाता था, लेकिन या तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा इन विशेष धर्म के अवैध प्रवासी लोग जो आ गए हैं, ठीक है, इनको क्या दी जाएगी, इनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक। क्योंकि इनके साथ वहाँ पर शोषण हुआ है, इनको मदद करने के लिए, ठीक है, सहायता करने के लिए पड़ोसी होने के नाते हमारे देश ने एक कदम उठाया है। क्लियर है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और मैंने पूरे नागरिकता से जुड़े सारे मुद्दे आपको बाकायदा एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन के पारित कब हुआ, तो 11 दिसंबर को ये पारित हो गया था और 12 दिसंबर को इसको अनुमति मिल गई थी, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए लागू कब हुआ है, CAA लागू कब हो गया, तो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी होने की तिथि है, इसको लागू कर दिया गया है 10 जनवरी 2020 से। क्लियर है भाई। तो ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है। पारित हुआ है 11 दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और राज्यसभा लोकसभा से पारित हुआ था वो 11 दिसंबर 2019 को। और 10 जनवरी 2020 को लागू होने की तिथि बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रहेंगे 10 जनवरी 2020, ठीक है। सारा कुछ आपको नागरिकता एक क्लास में, लंबी क्लास हो गई है आज, ठीक है, लेकिन पूरा कंसेप्ट एक ही क्लास में आपको समझा दिया है नागरिकता का, ठीक है। आपको घाट का पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक क्लास अटेंड कर लीजिए, आपका कोई भी एग्जाम में नागरिकता संबंधी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सारी जानकारी आपकी नागरिकता से जुड़ी हुई हमने दे दी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और आशा करता हूँ जब आपने ये क्लास पूरी ले ली होगी तो आप हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।